जिस तरह का भ्रष्टाचार है, अगर मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर भगवान के यहाँ कोई चोरी कर सकता है तो उसकी मानसिकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर वो मंदिर में चोरी कर सकता है, मंदिर में गड़बड़ कर सकता है, तो बाहर अदालतों में, बाहर सिस्टम में, पुलिस में क्या करेगा, इसी से उसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। नमस्कार, 4 PM यूपी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला सामने आया है, उसने हर राम भक्त की भावनाओं को आहत किया है, हर किसी को ठेस पहुंचाई है। जिस तरीके से राम भक्त राम मंदिर में चढ़ावा देते थे, चंदा देते थे अपनी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन अब बड़ा चंदा चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसमें लगभग 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसी को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया और अब पहली रिपोर्ट एसआईटी की सामने आ चुकी है और इसी को लेकर के हम वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस एसआईटी रिपोर्ट में, इस मामले में क्या एसआईटी रिपोर्ट में कोई बड़ा घोटाला या फिर बड़ा राज खुल सकता है या फिर तमाम अन्य जो मामले होते हैं जिनमें एसआईटी का गठन तो किया जाता है लेकिन किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाता, चाहे हम पहलगाम की बात करें या फिर तमाम अन्य बड़े मुद्दों की। क्या इस बार कोई बड़ा खुलासा होने जा रहा है राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के? इसी पे हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी के साथ। चलिए बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, जिस तरीके से राम मंदिर की पहली एसआईटी रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या लगता है कि क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं या फिर ये रिपोर्ट के बाद कुछ तक सामने आएगा या फिर इसे दबा दिया जाए? देखिए आकांक्षा, जैसे ये मामला चल रहा है और इतने दिन होने के बावजूद अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। शुरू से हम कह रहे हैं कि ये एसआईटी सिर्फ लीपअप होती है, कुछ नहीं होना है। जो मुख्यतः 4 लोग हैं उसमें चंपत राय है, अनिल मिश्रा है और बाकी लोग हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, उनको खाली मंदिर से हटा दिया जाएगा और ये प्रक्रिया पिछले 2 दिन से चल रही है। वहां सारी चीजें बदल दी गई हैं, कुछ स्टाफ बदल दिया गया है, कुछ नया सिस्टम बना दिया गया है। पहले पैसे की गिनती टेबल पे होती थी, टेबल कुर्सी पे, अब वो दरी बिछा के होगी। अब सब ड्रेस में आएंगे, ड्रेस कोड बना दिया गया है। ये छोटी मोटे बदलाव आपको दिखाई देंगे और इसमें हालांकि एसआईटी ने अपने 20 पन्नों की रिपोर्ट गृह सचिव को दी है, लेकिन गृह सचिव खुद इस कमेटी में है, गृह सचिव कमेटी में है, गृह सचिव रिपोर्ट दे रहे हैं। तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मैं ही जांच करता हूं, मैं ही अपराधी हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो क्या रिजल्ट होगा इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नीचे के लोगों को दंडित किया जाएगा, कुछ नीचे के लोगों पर एफआईआर होगी, जैसे कि एसआईटी में भी बताते हैं कि जो नीचे के 4 लोग हैं और जिसमें मुख्यतः टिन्नू और उसके सहयोगी हैं, उनके घर से लगभग 2 करोड़ रुपया बरामद भी किया गया है सब लोगों से मिला के, और टिन्नू के घर पे कुछ सोना मिलने की बात भी हुई है। तो इनके ऊपर एफआईआर हो सकती है, लेकिन क्या चंपक राय, अनिल मिश्रा और इन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर होगी क्या, इनकी कोई जांच होगी क्या? तो मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर कुछ होगा। बाकी एसआईटी के बाद क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है, इसके लिए तो अभी थोड़ा समय हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हम मोटी बात देखें कि जिस प्रकार से लगातार ये चंदा चोरी हो रही है और इतने दिनों से इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, 2 दिन से हम देख रहे हैं। मैं तो कई दिन पहले इसी चैनल पे कहा था कि हमारे मित्र एक सिंधी समाज के पत्रकार हैं और वो भी 2021 में अपने सिंधी समाज के लोगों के साथ अयोध्या गए थे और मुंबई से कुछ बड़े व्यापारी आए थे सिंधी समाज के, और उन्होंने लगभग 2 क्विंटल सोना वहां पे दिया था, 1-1 किलो की वो ब्रिक्स उन्होंने दी थी मंदिर में और चंपत राय जी के सुपुर्द उन्होंने किया था और उनको बताया गया था कि भाई ठीक है, हम आपका जब इसको उपयोग करेंगे तो आपको सूचित किया जाएगा। उनका कहना है कि आज तक हमें सूचित नहीं किया गया कि हमारा जो चंदा था, हमारी जो चांदी की ईंटें थी, वो कहाँ पे प्रयोग की गई, क्या वो कहीं मंदिर में प्रयोग की गई है या उनको गला के कहीं उसका यूज मंदिर में किया गया है, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह के आरोप बाहर आने लगे हैं और इस तरह के कई आरोप हैं। तो क्या ये सारी चीजों की तहकीकात हो पाएगी? अभी एसआईटी का कहना है, जैसे खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ बना दिया जाए। आज की डेट में जो सारे वहां पे चीजों का प्रबंधन देख रहे हैं वो स्थानीय डीएम देख रहे हैं।
तो अभी क्यों डीएम देख रहे हैं, पहले क्यों नहीं डीएम देख रहे थे जब वो ट्रस्ट के वो भी सदस्य हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं वो? तो इस पर सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये चंदा चोरी का मामला जो एकाएक आया है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अभी से चंदा चोरी हो रही है या चंदा अभी आना शुरू हुआ है। अगर मैं पुराना जिक्र करूं, जब अडवाणी जी की यात्रा शुरू हुई थी 89 से रथ यात्रा शुरू हुई थी, तो उसी में हम देखते थे, हमें कई जगह हमने रथ यात्रा को कवर किया था। तो महिलाएं जब जहां जहां से रथ गुजरता था अडवाणी जी का, कई महिलाएं अपने आभूषण निकाल के दे रही थी, कई लोग चंदा दे रहे थे, कोई पैसे दे रहे थे, कोई जेवर दे रहे थे। तो वो कहाँ पे गया अडवाणी जी, और उस टाइम के विश्व हिंदू परिषद के लोग ने उसको जमा किया, और लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद के लोग इसमें रहे हैं। हालांकि आज तक कोई इस तरह की बात नहीं उठी, पहले चर्चा विपक्षी दल या विरोधी लोग करते रहे हैं, लेकिन किसी के पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से अभी देखा गया है और तमाम तथ्य सामने आए हैं, तो ये जाहिर हो गया है कि किस प्रकार से वहां लूट चल रही है। और आज इन्हीं के लोगों का कहना, जो निर्माण समिति के चेयरमैन है नपेंद्र मिश्रा, वही इसको चोरी ना कहकर डकैती बता रहे हैं। तो मामला साफ होता है कि यहाँ पर चोरी चल रही है और लंबे समय से चोरी चल रही है, और बिना शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के, बिना उनके संरक्षण के नीचे वाले लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं, ये कतई नहीं हो सकता। अब लगातार इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, उनके लोगों के ऊपर लग रहे हैं। आज आपने देखा इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबी चौड़ी खबर छपी है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने तमाम उज्जैन में जमीनें खरीद ली है, काम शुरू कर दिया है। तो आप सत्ता में रहते हुए, आप महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए जिस प्रकार से लूट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, या जो जिनकी आस्था है भगवान में, वो कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं। वो जो आहत हो रहे हैं, उनके साथ जो धोखा हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? कोई देगा कि नहीं देगा? या प्रधानमंत्री जो हर चीज पे बोलते हैं, संघ प्रमुख जो हर चीज पे भाषण देते हैं, वो मौन क्यों है? वो क्यों नहीं बोल रहे? अब क्यों नहीं बता रहे वो? तो उनको बोलना चाहिए। तो उनके वक्तव्य का इंतजार कई लोग कर रहे हैं, उनके वक्तव्य का, उनके भाषण का, उनके किसी कमेंट का इंतजार आस्थावान लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है जल्दी उनकी आस्था जो जगी है उनमें, वो आस्था को बनाए रखेंगे और कुछ न कुछ कहेंगे, कुछ न कुछ एक्शन लेंगे। देश के प्रधानमंत्री हो और चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ऐसी आशा लोगों को है। अगर ये नहीं होता है तो आने वाले 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उसका कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। जी जी सर, बिल्कुल। जिस तरीके से चुनाव भी करीब हो और जब ये राम मंदिर से जुड़ा घोटाला सामने है, तमाम जो राम भक्त हैं वो भगवान में विश्वास रखते हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा है। लेकिन आपने जिक्र किया कि चोरी जो है वो पहली बार नहीं हो रही है। इसी बीच में जो स्वामी शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वर सरस्वती का बयान सामने आया सर, उन्होंने कहा कि चोरी आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर बहुत पहले से चोरी हो रही है और एक शंकराचार्य को पता है कि चोरी हो रही है, तो उन्होंने अब तक क्यों नहीं बोला और कोई अभी तक शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई थी? क्योंकि एक बड़ा है कि आज से भी बहुत सालों से हो रही राम मंदिर में चोरी। आपको क्या लगता है कि अब ये खुलासा या फिर ये जो अब आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हो सकते हैं? और अगर उनको पता तो क्योंकि पहले क्यों नहीं उन्होंने आवाज उठाई है, तो कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? क्या लगता है? देखिए आकांक्षा, अगर आप देखेंगे कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, हर एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। आज भी नहीं बोल पा रहे हैं लोग। आपके प्रदेश के जो कहते हैं दबदबा है, दबदबा चल रहा है, दबदबा रहेगा, वो दबदबे वाले भाई साहब भी कह रहे हैं कि मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल सकता, मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। तो अगर इतने दबदबे वाले आदमी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये साधु सन्यासी लोग क्या बोलेंगे? दूसरा, आप ये देखेंगे अभी भी जो मामला बाहर आया है, ये एक किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि घोटाला हो रहा है, वो चिट्ठी पे दबा दी गई और उन्हीं के खिलाफ उल्टे सीधे अनर्गल बयान और वो सारी चीजें शुरू हो गई और उन्हीं को घेर लिया गया जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस को बताया कि भाई मंदिर में चोरी हो रही है, आपको पता है। फिर उनके परिवार के ऊपर, उनकी महिलाओं के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर किस प्रकार से कमेंट होने शुरू हो गए, लेकिन मामला यहां तक पहुंचा। तो आज भी अगर आप ये सोचेंगे कि किन लोगों ने इस मामले को खोला है, कैसे ये मामला खुला है, ये इतनी आसानी से खुलने वाला मामला नहीं था।
आज भी बड़ी जद्दोजहद हुई है इसके लिए और लोगों को अपमान झेलना पड़ा है, तभी आज चीजें खुली हैं। और बेशर्मी देखिए, आज तक जिम्मेदारी लेते हुए किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। ये भी तो बहुत बड़ी बेशर्मी इनके यहाँ है कि तमाम आरोप लगने के बाद, तमाम आरोप सिद्ध होने के बाद, तमाम सारी चीजें सामने आने के बावजूद ये बेशर्म लोग जो है इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो आप इससे समझिए कि गहराई कहां तक है। और आपने कहा कि जो चोरी अभी नहीं हो रही है, पहले भी चोरी हो रही है, इसका बड़ा कारण ये है कि ये अनअकाउंटेड मनी होती है। बहुत सारे लोग चंदा चुपचाप देते हैं, बहुत सारे लोग जो है गुप्त दान करते हैं, बहुत सारे चंदा ऐसा आता है जिसका किसी ने दान पेटी में, दान पात्र में पैसे डाल दिए, कुछ कर दिए, तो उसकी रसीद तो आई नहीं है। अब दान पात्र में कितने पैसे आए ये कैसे होगा? ये तो गिन के ही पता चलेगा। और अगर गिनने वाले ही चोरी कर रहे हैं तो पता कैसे चलेगा? तो इसलिए ये चोरी ऐसी होती है कि ये आसानी से पकड़ी नहीं जा सकती। और ये खाली राम मंदिर में ही चोरी है ऐसा भी नहीं है, बाकी मंदिरों में भी चोरी होती रहती है, लेकिन छोटी मोटी चोरी होती है, छोटे मोटे स्तर पे होती है। जिस स्तर पे यहाँ चोरी हो रही थी, जिस स्तर पे यहाँ व्यवस्था चल रही थी, वो कहीं ना कहीं बाहर आई है और तब ये मामला खुला है। जी सर, क्या लगता है जैसे कि कोई बड़ा मामला होता है, कोई बड़ा खुलासा होता है तो फिर एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट हम देखते हैं सालों साल बीत जाते हैं, सामने नहीं आती, कोई पता ही नहीं चलता है कि मामले की गहराई क्या थी, सच्चाई क्या थी, क्या परिणाम मामले की बात कर रहे हैं, आज तक उसमें क्या हुआ, क्या कौन आरोपी थे, कैसे, मतलब कुछ भी उसका आज तक एसआईटी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दिल्ली में भी जिस तरीके से मौत हुई इंजीनियर की, उसको लेकर के भी एसआईटी गठित की गई। लखनऊ एग्रीकल्चर अग्निकांड पर उसमें एसआईटी का जिक्र लगातार सामने आता है। कोई भी मामला हो, कोई भी बड़ा उसी तरीके से खुलासा होता है, लेकिन वो रिपोर्ट जल्दी सामने आती नहीं है लोगों से। क्या लगता है इस बार भी ये मामला दबा दिया जाएगा, या फिर इस बार जैसे विपक्ष काफी ज्यादा सक्रिय है, इस बार ये मामला, इसमें कोई बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है, या फिर मामला दबा दिया जाएगा क्योंकि सत्ता में सरकार है? देखिए आकांक्षा, अगर आप देखें, हम लंबे समय से देख रहे हैं, हमने सैकड़ों एसआईटी देखी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। मेरा अंदाजा है कि 80 से लेकर 100 के लगभग एसआईटी उत्तर प्रदेश में बनी है पिछले दिनों में, लेकिन किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब वो एसआईटी का मतलब ही ये है कि जो लोगों में एक आक्रोश होता है उस समय घटना को लेके लोग गुस्से में होते हैं, तो उन लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए इस तरह की एसआईटी बना दी जाती है। और फिर ये होता है कि ये एसआईटी जांच करेगी, वो एसआईटी कुछ दिन जांच करती है, और जो बाकी लोग होते हैं, जो आक्रोशित लोग होते हैं, जो जिनके साथ घटना होती है, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वो धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। और जो उसमें दोषी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं रिश्वत दे के, कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ लगा के उस मामले को धीरे धीरे उसका पटापेक्ष करना, उसको दबाने में लग जाते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं और एसआईटी धीरे धीरे दम तोड़ देती है। ये ज्यादातर घटनाओं में होता है। बहुत कम होता है कि एसआईटी बहुत अच्छी रिपोर्ट दे और उस पर कोई एक्शन हो। आप चाहे केंद्र की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे किसी प्रदेश की बात करें। अब आप देखिए कि दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था, लोग आक्रोशित थे, क्या रिपोर्ट आई किसी को कुछ पता है? कश्मीर में 45 लोग मारे गए पहलगांव में, उसकी कोई रिपोर्ट आज तक आई? कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? तो जब आक्रोशित लोग होते हैं, उनको दबाने के लिए, उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझे लगता है कि एसआईटी बना दी जाती है। उसके बाद लोग भूल भाल जाते हैं। 1 साल से अधिक हो गया है गुजरात की हवाई जहाज की घटना को। अब पहली बार ये हुआ कि हवाई जहाज में आग लगी और ब्लैक बॉक्स भी जल गया। ब्लैक बॉक्स तो हमने देखा नहीं कभी कि जल जाए या ऐसे जो है वो खराब हो जाए या वो खंडित हो जाए, लेकिन वो हो गया यहाँ पे और आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये इसलिए नहीं आती है रिपोर्टें कि कहीं ना कहीं दोषी बहुत प्रभावशाली होते हैं और वो मामले को दबा देते हैं। इस एसआईटी की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें भी यही होगा। जो ऊपर के लोग हैं वो साफ बच जाएंगे, छोटी मोटी सजा किसी को हो सकती है, और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी जो नीचे के कर्मचारी हैं। हालांकि कई इसमें सूत्र बता रहे हैं या धीरे धीरे खबरें छन के आ रही हैं कि इस एसआईटी में भी सिफारिश की गई है कि नीचे के जो लोग हैं उनके ऊपर तत्काल एफआईआर कराई जाए। अब एफआईआर अगर नीचे के ड्राइवर पे होती है, चपरासी पे होती है, एक छोटे कर्मचारी पे होती है, तो क्या उससे क्या घोटाला घपला खुल जाएगा? और वो अगर ड्राइवर, चपरासी या कोई नोट गिनने वाला व्यक्ति अगर इतना बड़ा घोटाला कर रहा था, तो क्या वो किसी के संरक्षण के बिना कर रहा था? तो संरक्षण किसका था, कौन इन्वॉल्व था,
वहां तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो असली दोषी कभी पकड़ में आता नहीं है और नीचे वाले लोगों को रगड़ दिया जाता है और वो जेल में बंद रहेंगे। उनको कई बार उनको समझा भी लिया जाता है कि भाई आप जेल चले जाओ, कोई बात नहीं, आपके परिवार को सहायता मिलती रहेगी, बैकडोर से आपकी हेल्प होती रहेगी, और कुछ दिन के बाद लोग भूल भाल जाएंगे और रिपोर्ट में कुछ खास आएगा नहीं, आपकी बेल हो जाएगी और फिर धीरे धीरे 20 साल बाद आप मुकदमा भी जीत जाएंगे। तो इस तरह का ज्ञान भी दे दिया जाता है और वो आराम से जाकर जो है जेल में बैठ जाता है, किसी का नाम नहीं लेता है। तो बहुत सारी चीजें इनमें होती हैं आजकल। जिस तरह का करप्शन है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, अगर मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर भगवान के यहाँ कोई चोरी कर सकता है तो उसकी मानसिकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर वो मंदिर में चोरी कर सकता है, मंदिर में गड़बड़ कर सकता है, तो बाहर अदालतों में, बाहर सिस्टम में, पुलिस में क्या करेगा, इसी से उसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। जी। तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एफआईआर आगे हो सकती है लोगों पर, लेकिन अभी तक देखा गया कि किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई हो, और चंपत राय को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी बीच केजरीवाल का एक बयान सामने आया सर, जिसमें उन्होंने कहा है कि चंपत राय ना तो कोई संत थे, ना फिर महंत थे, तो फिर उनको क्यों राम मंदिर के ट्रस्ट में उनको क्यों पद दिया जाए, क्यों जिम्मेदारी दी गई? ये भी एक बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या चंपत राय पर आगे कार्रवाई हो सकती है, और क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, आगे जाकर के ऐसी कार्रवाइयां हो सकती हैं? आपने जिक्र किया कि सूत्र बता रहे हैं कि हाँ आगे जाकर के कुछ छोटे लोगों पर हो सकती है कार्रवाई, लेकिन क्या चंपत राय पर कोई एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, देखिए आकांक्षा में दो चीजें इसमें देखता हूं कि अगर आप देखेंगे मंदिर निर्माण की बात हो, मंदिर बनने की बात हो, श्रेय लेने को प्रधानमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री भी आ गए, भारतीय जनता पार्टी आ गई, 10 साल सरकार आपने चला ली राम मंदिर के नाम पे। लेकिन जब राम मंदिर में कुछ दोष की बात आई तब आप पीछे हट गए। तब दोषी जो है वो चंपत राय हो गए या नीचे के लोग हो गए। चंपत राय के ऊपर भी लोग हैं तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को भी लेनी चाहिए और मुख्यमंत्री को भी लेनी चाहिए, और अपनी इच्छा के अनुसार इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले तो चंपत राय को ही इस्तीफा तो ये कहना चाहिए था कि मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, मैं चाहता हूं तत्काल एसआईटी बने, तत्काल इसकी जांच हो और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, और जब मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा मैं पुनः इस पद पे आऊंगा। एक तो उनको ये करना चाहिए था। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है कि उनको क्यों बनाया गया, उनको इसलिए बनाया गया कि विश्व हिंदू परिषद के कब्जे में ये मंदिर समिति है, मंदिर का निर्माण करने का काम विश्व हिंदू परिषद और उनके लोग कर रहे हैं, तो ये लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद में है, प्रचारक हैं, संघ के लोग हैं, तो इसलिए इनको भारतीय जनता पार्टी और संघ ने सहयोग करके बनाया है इनको। अब दिखाने के लिए तो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग है, उसका ना भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना है, ना विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देना है। लेकिन जब आप बात करते हैं सब मिले जुले लोग एक हैं, वो संघी हैं चंपक राय जी, और वैसे उनका कोई लेना देना नहीं है। जब प्रियांक खड़गे कहते हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आप तो आरएसएस हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, आपका जो संबंध है वो इतने सारे संगठनों से है, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। और वैसे वो ट्रेंड कर करके अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी में, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, बाकी जगह भेजते रहते हैं। तो ये तो चरित्र एक ऐसा है लोगों का कि कहने को कुछ और कहिए और अपना कार्यकलाप कुछ और रखिए और दिखाइए कुछ और, कहिए कुछ और, दिखाइए कुछ और, करिए कुछ और, तीनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। तो इसलिए इनको किसको क्यों बनाया, सीधी सी बात है, क्यों बनाया भाई? ये बनाया इसीलिए तो आज ये घटना हुई है, नहीं तो आप किसी को भी बना दीजिए। यहाँ चंदा चोरी भी होगी, डकैती भी होगी, माल भी आएगा, इसीलिए तो अपने लोगों को बिठाया जाता है। अपने लोगों को क्यों बिठाया जाता है? ताकि वहां भ्रष्टाचार किया जा सके। तो ये सारी चीजें सोच के ही अपने लोगों को जगह जगह बिठाया गया है, नहीं तो इसमें एक तरीके से संतों को होना चाहिए। इस कमेटी में सबसे अधिक संख्या देश के संतों की, शंकराचार्यों की और साधु संतों के कब्जे में देना चाहिए। आप तो उनको बुला भी नहीं रहे मंदिर का, जब आप उद्घाटन कर रहे हैं तब भी आप सबको दूर रखते हैं। आज तक कई शंकराचार्य और कई संत समाज के लोग इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं इनका, कि जिस प्रकार से इनका कार्यकलाप है, दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भावना इन लोगों के अंदर है, इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने हमें बताया कि राम मंदिर में जिस तरीके से एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई है और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, माना जा रहा है कि आगे जाकर के चंपत राय समेत कई अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस एसआईटी रिपोर्ट में क्या खुलासे होते हैं और क्या इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो सार्वजनिक होंगे या फिर नहीं, या फिर तमाम अन्य मामलों की तरह इस रिपोर्ट को भी दबा दिया जाएगा। आपको कैसी लगी ये चर्चा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।